हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी साथियों, बिल्कुल इस चैप्टर की आज हम चर्चा करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है सीटेट का, इसमें कुल 15 प्रश्न आते हैं और आज इस चैप्टर से हम कुल 30 क्वेश्चन है इस सेशन में रहेंगे और जो 30 क्वेश्चन है वो सभी जो चैप्टर है उनका सब टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। तो पहला सवाल आप सभी के सामने, नोम चोम्स्की के भाषा अर्जन युक्ति लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी की बात कर रहा हूँ और सार्वभौमिक व्याकरण यूजी यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो साथियों, इस ऑप्शन में जाने से पहले हमें नोम चोम्स्की के जो बारे में दो चार बातें हैं उनको देख लेते हैं। नोम चोम्स्की ने कहा कि जो जो बच्चे सीखने की जो भाषा सीखने की क्षमता है वो बच्चे की जन्मजात होती है। वो इन्नेट पावर होती है बच्चे में, जन्मजात क्षमताएं होती हैं जिसके कारण वो भाषा सीखता है। और इसके दिमाग में एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है जिसका नाम है एलईडी। ठीक है, दिमाग में इन्होंने बताया कि एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है और इसको संज्ञा दी है एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की। और यूजी सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में उन्होंने बताया कि जब बच्चा 5 साल तक होता है, 5 साल तक उसकी उम्र होती है, उस दौरान बच्चे को किसी भी भाषाई परिवेश में आप छोड़ दो, उस भाषा को वो ग्रहण कर लेगा क्योंकि उसमें जन्मजात क्षमताएं एलईडी उसमें उपस्थित है। तो ये क्षमताएं देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। बालक भाषा केवल समाज में वयस्कों के अनुकरण तथा बाह्य पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। ये स्किनर साहब का कथन है। ये जो पहला है ये व्यवहारवादी स्किनर, इन्होंने कहा है कि बच्चे जो है भाषा अनुकरण तथा बाह्य पुनर्बलन री के माध्यम से सीखते हैं। भाषा अर्जन पूरी तरह से पर्यावरणीय उद्दीपनों और यांत्रिक अभ्यासों पर निर्भर करता है। तो ये भी व्यवहारवादियों का कथन है कि जिसमें यांत्रिक अभ्यास और पर्यावरण उद्दीपनों की बात की है। तो साथियों, तीसरा ऑप्शन है बच्चों में व्याकरणिक नियमों को अंतर्निहित रूप से आत्मसात करने की जन्मजात जैविक क्षमता होती है। बिल्कुल साथियों, नोम चोम्स्की जो बात करते हैं वो जन्मजात क्षमताओं की बात करते हैं और जन्मजात जो क्षमताएं हैं वो तीसरे ऑप्शन में बता रहा है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, द्वितीय भाषा का अर्जन केवल औपचारिक व्याकरणिक नियमों के कंठस्थीकरण से ही संभव होता है। तो यहाँ रोट लर्निंग की बात हो रही है, रटने की बात हो रही है, तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा सीटेट के परिप्रेक्ष्य में। तो हमारा जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो तीसरा है जिसमें बताया गया है नोम चोम्स्की के बारे में कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमताएं होती है। चोम्स्की के जन्मजातवादी सिद्धांत इन्नेटिस्ट थ्योरी के अनुसार प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की एक जन्मजात जैविक क्षमता होती है जिसे एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। बच्चे पर्यावरण से भाषा के इनपुट पाकर अपने मस्तिष्क में मौजूद सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर के आधार पर भाषा के नियमों का स्वतः सृजन कर लेते हैं। बिल्कुल साथियों, एलईडी की उपस्थिति बताइए नोम चोम्स्की ने और उसी की बात ऑप्शन में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है मल्टीलैंग्वेलिज्म और को आप किस तरीके से देखते हो कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चा अपनी अपनी जो भाषाई घर से जो भाषा लेके आ रहा है उसको लेके आ रहा है, तो उस जो घर से लेके भाषा आ रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं। हेलो, 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 आप दीदी रहो वीडियो बना रहे। हाँ, तो सौ साथियों बच्चों, 100 बच्चों, इसमें पापा पापा का एनवायरमेंट अभी पढ़ाने का नहीं है। रुक जा, खबर कर लेना, फिर एक वीडियो अपलोड करना होता है मुझे, समझ गए। हाँ, तो आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो साथियों, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है बहुभाषिकता मल्टीलैंग्वेलिज्म के संबंध में। ये इसका मतलब ये होता है कि आपकी कक्ष में कुछ बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चा जो है अपने घर से अलग अलग प्रकार की भाषा लेकर आ रहा है। उसकी मातृभाषा अलग अलग है, मान लो ये इंग्लिश बोल रहा है, ये बच्चा हिंदी बोल रहा है और ये बच्चा कोई अन्य भाषा कन्नड़ बोल रहा है, मलयालम बोल रहा है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। तो आपकी कक्षा बहुभाषिकता से संबंधित है। तो कक्षा 6 की हिंदी की शिक्षिका अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को एक संसाधन, रिसोर्स के रूप में अपनाना चाहती है।
इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति अपनानी चाहिए? बिल्कुल साथियों, पहली बात तो मल्टीलैंग्वेलिज्म को हमें रिसोर्स के रूप में अपनाना चाहिए। अब उस रिसोर्स के रूप में अपनाने के लिए शिक्षिका को कौन सी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति अपनानी है? सभी विद्यार्थियों को केवल मानक हिंदी भाषा में ही बोलने का कठोर निर्देश देना तथा अन्य भाषाओं पर प्रतिबंध लगा देना। बिल्कुल, इससे तो आप जो मल्टीलैंग्वेलिज्म है उसको डिमोटिवेट कर रहे हो और हमें मल्टीलैंग्वेलिज्म को प्रमोट करना है यहाँ पर। शिक्षा विद्यार्थियों को अपनी अपनी भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना और भाषाई तुलना और अंतरण ट्रांसलैंग्वेलिज्म को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल साथियों, जो रिसोर्स की बात हो रही है मल्टीलैंग्वेलिज्म की, वो दूसरे ऑप्शन में हो रही है और ऑप्शन भी देख लेते हैं। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को अधिगम में बाधा मानकर विद्यार्थियों को दंडित करना। तो दंडित करने वाला ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा सीटेट के परिप्रेक्ष्य में। कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों के अलग अलग पृथक समूह बनाकर उन्हें अलग अलग बैठाना। तो ये जो समूह बना रहे हो आप भाषा आधार पर, तो ये भी बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। ये भी सीटेट का जो निगेटिव एस्पेक्ट है वो प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें से मल्टीलैंग्वेलिज्म को एक संसाधन के रूप में माना गया है और उसको प्रमोट किया गया है, वो ही बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हो। एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2022 के अनुसार बहुभाषिकता कक्षा का एक समृद्ध संसाधन है। बिल्कुल साथियों, हमें बहुभाषिकता को एक रिसोर्स के रूप में ट्रीट करना है। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की मातृभाषाओं का सम्मान करना चाहिए तथा ट्रांसलैंग्वेज को के माध्यम से एक भाषा के ज्ञान का दूसरी भाषा के ज्ञान को सीखने के पुल के रूप में उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि एक बच्चा हिंदी जान रहा है, दूसरा बच्चा ये बच्चा हिंदी जान रहा है और दूसरा बच्चा इंग्लिश की भाषा अपने घर से लेकर आ, तो दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे की भाषा सीखें, यही कहा गया है यहाँ पर कि जो मल्टीलैंग्वेलिज्म है उसको एक रिसोर्स के रूप में हमें अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन शिक्षण में अधोगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच और ऊर्ध्वमुखी उपागम टॉप डाउन अप्रोच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शंस में जाने से पहले बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये होता है कि हमें कोई, मान लो हिंदी का आप पैराग्राफ पढ़ा रहे हो आप, और तो उसमें अगर आप बॉटम अप अप्रोच अप्लाई कर रहे हो, नीचे से ऊपर जाना है, तो पहले आपको तो जो शब्द हैं उनका अर्थ बताना पड़ेगा। शब्दों के बाद आपको वाक्य पे आना पड़ेगा और वाक्य के बाद आपको पैराग्राफ पर आना पड़ेगा और फिर उसका जो पूरा अर्थ है उस पर आना पड़ेगा। मतलब हमें नीचे से ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। इसके विपरीत टॉप डाउन का मतलब ये है, अगर आप पैराग्राफ पढ़ा रहे हो तो पैराग्राफ का पूरा जो अर्थ है, उसका जो मूल जो संदेश है वो बच्चों को बताएंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद वाक्यों पर आएंगे और अंत में हम फिर शब्दों पर आकर अक्षरों पर भी आ सकते हैं। तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। तो देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन ठीक रहेगा। ऊर्ध्वगामी उपागम में पठन वर्ण और स्वनिम से प्रारंभ होकर अंत में पाठ के समग्र अर्थ तक पहुंचता है। ऊर्ध्वगामी ये ऊर्ध्वगामी टॉप डाउन की बात कर रहा है। तो टॉप डाउन में पहले ऐसा नहीं कि हम पठन स्वनिम, मतलब स्वनिम का मतलब फोनीम से, फोनीम जो उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है उसको कह रहा है। तो ये बॉटम अप अप्रोच है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ बॉटम अप अप्रोच के बारे में बताया गया है, हमें दोनों के बारे में देखना है। अधोगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच पाठक के पूर्व ज्ञान और स्कीमा पर सर्वाधिक बल देता है। तो बॉटम अप्रोच से चल रहे हो और देखते हैं कौन से ऑप्शन। दोनों उपागमों में केवल अधोमुखी उपागम ही पठन बोध रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पर्याप्त माना जाता है। अधोमुखी उपागम ध्वनियों तथा शब्दों को डिकोडिंग से शुरू होकर समग्र अर्थ की ओर बढ़ता है। बिल्कुल साथियों, जो अधोमुखी उपागम है, बॉटम अप अप्रोच है, उसमें ध्वनि अक्षर, पहले अक्षर फिर ध्वनि और फिर शब्दों की डिकोडिंग से शुरू होकर समग्र अर्थ की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल साथियों, जबकि ऊर्ध्वमुखी उपागम समग्र, बिल्कुल पहले समग्र और पूर्व ज्ञान से शुरू होता है और फिर नीचे की तरफ आता है। तो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक बात कर रहा है टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच के संबंध में।
बॉटम अप अधोमुखी उपागम भाषा की लघुत्तम इकाइयों। लघुत्तम इकाई क्या है? स्वनिम है, अक्षर है, शब्द है, वाक्य है के विश्लेषण से अर्थ निर्माण की ओर जाता है। पार्ट टू होल जाता है ये। मतलब पहले हमें जो छोटे पार्ट है उससे शुरू होकर और जो पूर्ण अर्थ है उसकी तरफ चलना है। जबकि टॉप डाउन उपागम में पाठक अपने पूर्व ज्ञान, संदर्भ और अनुमान के आधार पर समग्र अर्थ से सूक्ष्म तत्वों की ओर बढ़ता है, होल टू पार्ट की ओर बढ़ता है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत संदर्भ में व्याकरण, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ाने का मुख्य शैक्षणिक औचित्य क्या है? तो संदर्भ में व्याकरण का मतलब है कि व्याकरण को हम तो बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाएं कि उनके दैनिक जीवन से उसको जोड़ दें। दैनिक जीवन में होने वाली जो क्रिया है उनसे जोड़कर व्याकरण को पढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। तो का औचित्य पूछा है, देख ले। व्याकरणिक नियमों को पृथक रूप से रटाने के बजाय उन्हें पाठ्य वस्तु के स्वाभाविक संप्रेषण और अर्थपूर्ण संदर्भ में समझाना। बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। व्या विद्यार्थियों को व्याकरण की सभी पारिभाषिक शब्दावली और सूत्रों को कंठस्थीकरण करना। रटने की बात कर रहा है, जहाँ रटना आ जाए वो बिल्कुल नेगेटिव है सीटेट में। पाठ पढ़ाने से पूर्व व्याकरण के सभी 50 नियमों की विस्तृत रूपरेखा श्याम पर लिखवाना। ये बिल्कुल अ, ये भी रटने से संबंधित है। बार बार जो प्रैक्टिस की जा रही है ये भी व्यवहारवादियों की उसका कॉन्सेप्ट है। ये भी नेगेटिव है हमारे लिए। विद्यार्थियों को केवल लिखित परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तो कॉन्टेक्स्ट ग्रामर में इसका ये उच्चतम अंक प्राप्त करने से कोई ज्यादा मतलब रहता नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है व्याकरणिक नियमों को प्रत्यक्ष रूप से रटाने के बजाय, मतलब हमें रटाना नहीं है, उन्हें पाठ्य वस्तु के स्वाभाविक संप्रेषण अर्थपूर्ण संदर्भ में समझाना है। बिल्कुल साथियों, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। देखते हैं इसका। बिल्कुल साथियों, भाषा शिक्षण में व्याकरण कोई पृथक विषय नहीं है। व्याकरण को कोई अलग विषय में नहीं पढ़ाया जाता। जब बच्चे किसी कहानी, कविता या संवाद को पढ़ते हैं तो उसी संदर्भ में व्याकरणिक रचनाओं के प्रक्रियात्मक फंक्शनल प्रयोग को समझना संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। ये नियम रटने के बजाय व्यवहारिक समझ को पुष्ट करता है। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों द्वारा किए जाने वाला निजवाब, प्राइवेट स्पीच, आत्म संभाषण क्या दर्शाता है? तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने जो बताया है कि इनका जो प्राइवेट स्पीच होता है, ये होता है क्या है, पहले इसकी बात कर लेंगे। जब बच्चा कोई कार्य करता है तो स्वयं से जो बात करता है, जैसे अच्छा कोई कुछ भी काम कर रहा है, पजल को ठीक से व्यवस्थित कर रहा है और खुद से बात करते हुए कह रहा है कि नहीं नहीं ये जो त्रिभुज है ये इस साइड आना चाहिए था, वर्ग है जो इस साइड आना चाहिए था। तो खुद से बात कर रहा है, ये प्राइवेट स्पीच है। और वाइगोत्स्की ने इसे पॉजिटिव माना है और इसको माना है अपने जो थॉट है, अपने जो विचार है उनको रेगुलेट करने के संबंध में, नियमित करने के संबंध में इसको बोला है कि भाई जो बच्चे हैं इसका प्रयोग अपने जो विचार है उनको रेगुलेट करने में यूज करते हैं। ये बच्चे के आत्म केंद्रित इगोसेंट्रिक होने का संकेत है जो संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि बाधक की बात जिन पियाजे भी नहीं करते। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि जो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिन पियाजे ने। यहाँ बात है लेव वाइगोत्स्की की। ये दूसरों के साथ संप्रेषण स्थापित करने में बच्चे की अक्षमता का परिचायक है, बिल्कुल नहीं है। इन्होंने पॉजिटिव माना तो अक्षमता थोड़ी बताएंगे। ये बच्चों को अपने विचारों, कार्यों और व्यवहार को स्वनिर्देशित तथा विनियमित सेल्फ रेगुलेट करने में मदद करता है। बिल्कुल साथियों, तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है वाइगोत्स्की के संबंध में। ये केवल भाषाई दोष है जिसे शिक्षक द्वारा तुरंत सुधार दिया जाता है। तो ये ऐसा कोई दोष है नहीं है। ये जब हम मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब भी हम खुद से बात करते हैं। सॉरी, जैसे मान लो आप ड्राइव कर रहे हो और ड्राइव करते समय कुछ गलती हो जाए आपसे, तो उस समय आप खुद से बात करोगे अरे ऐसे नहीं, ऐसे मोड़ना था आपको। तो वो आपका जो प्राइवेट स्पीच है वो बड़ों में भी होता है लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। बच्चे जो है वो प्राइवेट स्पीच ज्यादा करते हैं और लेव वाइगोत्स्की ने इसे पॉजिटिव माना है। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वो प्राइवेट स्पीच बच्चे की विचार प्रक्रिया और कार्य योजना को स्वनिर्देशित और नियंत्रित, सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ रेगुलेशन करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आगे चलकर आंतरिक वाक, इनर स्पीच में रूपांतरित हो जाता है। मतलब जब बच्चा होता है तो उस समय तो वो थोड़ा लाउडली बात करता है खुद से, तो उसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं।
जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो ये जो बोलने वाली प्रक्रिया है ये इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चा लाउडली नहीं बोलता अंदर अंदर ही बोलता है, तो उसे क्या बोलेंगे, इनर स्पीच बोलेंगे जब बड़ा हो जाएगा। भाषा शिक्षण में लेखन का प्रक्रिया आधारित उपागम, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, शिक्षार्थियों को किस प्रकार दक्ष बनाता है? केवल अंतिम उत्पाद प्रोडक्ट के सुंदर हस्तलेखन और वर्तनी शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु। तो प्रोसेस अप्रोच किसी को से बात करता नहीं है। विचार मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग और अंतिम प्रकाशन के चरणों से गुजरने हेतु। बिल्कुल साथियों, ये जो प्रोसेस अप्रोच है ये इसी की बात करता है। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए आदर्श निबंध की बिना सोचे समझे नकल तैयार करने हेतु व्याकरणिक त्रुटियों के भय से बच्चों को केवल एक ही वाक्य बार बार लिखवाने के लिए विवश करना। तो साथियों जो पॉजिटिव ऑप्शन हमारे पास दूसरा है, और यही लेखन प्रक्रिया आधारित उपागम की विशेषता है। प्रक्रिया आधारित लेखन, प्रोसेस राइटिंग, लेखन को एक उत्पाद प्रोडक्ट न मानकर एक क्रमिक रचनात्मक प्रक्रिया मानता है। इसमें विद्यार्थी विचार मंथन से लेकर प्रारूप तैयार करने, सहपाठियों से प्रतिपुष्टि लेने, संशोधन या अंतिम उत्पाद तक के चरणों से गुजरते हुए मौलिक लेखन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, स्टीफन क्रेसन के बोधगम्य निवेश कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट I+1 सिद्धांत का भाषा कक्षा में वास्तविक अर्थ क्या है? तो स्टीफन क्रेसन ने 5 हाइपोथेसिस दिए हैं, और उनमें से एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस। इसका मतलब है कि बच्चे को जब आप कोई टास्क दे रहे हो, तो जो टास्क देने जा रहे हो वो उसके पिछले जो सीखी गई टास्क है उससे संबंधित होना चाहिए, और उनसे एक कदम आगे होना चाहिए सिर्फ। मतलब जो सीखा है उससे रिलेटेड और एक कदम आगे, मतलब ये है कि आप उसको बहुत ज्यादा कठिन इनपुट नहीं देना है। इतना इनपुट देना है कि वो सीख जाए, एक कदम आगे सीख, बस इतना ही देना है। शिक्षार्थियों को उनकी वर्तमान भाषाई क्षमता से बहुत निचले स्तर की सामग्री उपलब्ध कराना। तो जब निचले स्तर की सामग्री उपलब्ध कराओगे तो बच्चा का जो सीखने की प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो ये निगेटिव हो जाएगा। बच्चों को अत्यधिक जटिल और अमूर्त शास्त्रीय भाषा प्रदान करना, उनकी समझ से प्रयोग। तो बहुत ज्यादा कठिन अगर आप बच्चे को दे दोगे, I+5 दे दोगे, जो ऐसा इनपुट दोगे जो बच्चे की समझ से बहुत परे है, तो उसमें बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, तो ये भी नेगेटिव है हमारे लिए। शिक्षार्थियों को केवल व्याकरणिक नियमों की सारणी और शब्दावली कंठस्थ कराना, रोट लर्निंग की बात करता है, ये भी नेगेटिव है। और जहां पर रोट लर्निंग रटने की बात आ जाएगी, सीटेट बिल्कुल उसे नेगेटिव मानता है। शिक्षार्थियों को उनकी वर्तमान भाषाई समझ के स्तर I से थोड़ा उच्च स्तर I+1 का समृद्ध एवं अर्थपूर्ण भाषाई वातावरण प्रदान करना। बिल्कुल साथियों जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसी की बात कर रहा है कि बच्चे को I+1 इनपुट देना चाहिए। क्रेसन के इनपुट हाइपोथेसिस के अनुसार प्राकृतिक भाषा अर्जन तभी होता है जब शिक्षार्थी को उसकी वर्तमान दक्षता I से एक स्तर ऊपर I+1 इनपुट दिया जाए, जिसे वह संदर्भ और पूर्व ज्ञान की सहायता से समझ सके। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षिका द्वारा निदानात्मक परीक्षण, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट किया गया है मैडम के द्वारा। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए किया जाता है कि बच्चे के जो लर्निंग गैप्स हैं उनको पहचाना जाए। लर्निंग गैप्स को पहचानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया आज, और इसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद रिमेडियल टीचिंग होती है, कि जब हमने पहचान लिया कि बच्चे के लर्निंग गैप्स यहाँ है, तो उसके आधार पर हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो ये पूछा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आयोजित करने के उपरांत अगला सर्वाधिक उपयुक्त तार्किक कदम क्या होना चाहिए? चिन्हित की गई विशिष्ट अधिगम रिक्तियों गैप्स के निवारण हेतु लक्षित उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग की योजना बनाना। बिल्कुल साथियों इसी की बात करनी है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद। कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में रैंकिंग निर्धारित करना और उन्हें पृथक बैठाना। तो अगर आप इस प्रकार से ग्रुप बना रहे हो तो ये जो निगेटिव ग्रुपिंग है इसको बिल्कुल हमें नकारना है सीटेट में।
अभिभावकों को बुलाकर बच्चे की कमियों की शिकायत करना तथा उन्हें ट्यूशन लगवाने के निर्देश देना, बिल्कुल नेगेटिव है। कठिनाइयों को अनदेखा कर सीधे अगले अध्याय का पठन प्रारंभ कर देना, तो ये भी उससे संबंधित नहीं है साथियों। तो पहला ऑप्शन जो उपचारात्मक शिक्षण की बात कर रहा है बिल्कुल पॉजिटिव है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हमें क्या करना है इस संबंध में। कक्षा 4 का एक विद्यार्थी पाठ पढ़ते समय अक्षरों का क्रम उल्ट देता है, जैसे कमल को कलम और दय को बै पढ़ना, शब्दों को छोड़ देता है तथा प्रभावपूर्ण पठन में निरंतर कठिनाई महसूस करता है। वह संभवतः किस अधिगम विकार से ग्रसित है? साथियों, जैसे बच्चा बी को डी पढ़ रहा है, डॉग को गोड पढ़ रहा है, कलम को कमल पढ़ रहा है, इस प्रकार से जो पठन संबंधी विकार है ये डिसलेक्सिया है। तो डिसलेक्सिया जब भी आएगा तो आप जो तारे जमीन पर फिल्म थी उसमें जो एक कैरेक्टर था ईशान अवस्थी, उसको आपके दिमाग में जो है स्कीमा बनाना है कि उस बच्चे में डिसलेक्सिया था, और आपने देखी होगी फिल्म, तो उस पूरी फिल्म में वो बच्चा इस प्रकार की ही के विकार से ग्रसित था। तो ये पठन वैकल्य है, पठन विकार है डिसलेक्सिया। अगर पढ़ने संबंधी ऐसा ऐसा कोई सवाल आता है तो हमें डिसलेक्सिया यूज करना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दोनों की बिल्कुल चर्चा कर लेते हैं। डिसकैलकुलिया का मतलब है मैथमेटिक्स से संबंधित जो गणना है उनको करने में दिक्कत है। डिस्प्रैक्सिया ये मोटर स्किल से संबंधित है। मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल जब ठीक से डेवलप नहीं होती तो डिस्प्रैक्सिया होता है। और डिसलेक्सिया की बात कर चुके हैं हम। और डिसग्राफिया मतलब जब बच्चा लिखने में दिक्कत महसूस कर रहा है, लिखने में उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो रही और लिखने में दिक्कत है, तो वो डिसग्राफिया हो जाएगा। तो हमारा डिसलेक्सिया यहाँ पर चूंकि पढ़ने संबंधित है तो डिसलेक्सिया होगा हमारा। डिसलेक्सिया एक पठन विकार रीडिंग डिसेबिलिटी है जिसमें व्यक्ति को वर्ण संबंध समझने, शब्दों को डिकोडिंग करने और अक्षरों को पहचानने और प्रभावपूर्ण पठन में बाधा आती है। बिल्कुल साथियों, डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्राथमिक स्तर की हिंदी पाठ्य पुस्तकों में विविध प्रकार के बाल्य साहित्य, चित्र कथाएं, बोध कथाएं, लोक कथाएं आदि को शामिल करने का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को हम पढ़ाते हैं बहुत सी प्रकार की चित्र कथाओं से संबंधित किताबें। उसका क्या उद्देश्य है यहाँ पर? केवल पाठ्य पुस्तक के पृष्ठों की संख्या बढ़ाना, उन्हें रंगीन बनाना। रंगैशक ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा कि जो उद्देश्य है वो बच्चों से संबंधित होना चाहिए। बच्चों को विविध भाषाई छवियां, प्रामाणिक संदर्भ तथा आनंददायी पठन के अवसर प्रदान कर स्वतंत्र पाठक बनने में के लिए प्रेरित करना है। बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चों को केवल कठिन और अप्रचलित शब्दों को के अर्थ याद कराना, शिक्षक के शिक्षण भार को कम करना, ये भी नेगेटिव। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है जो बात कर रहा है कि बच्चे को भाषाई छवियां, प्रमाणित संदर्भ, आनंददायी पठन के अवसर प्रदान कर स्वतंत्र पाठक बनने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। भाषा के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में पोर्टफोलियो को सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक साधन क्यों माना जाता है? पोर्टफोलियो साथियों, विद्यालय में एक फाइल को हम संधारित करते हैं और इस फाइल में शिक्षार्थी द्वारा 70 पर्यंत पूरे साल के दौरान जो उसने सीखा है, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो उसके डॉक्यूमेंट यहाँ हम इसमें संधारित करके रखते हैं। तो इसको प्रमाणिक साधन क्यों माना जाता है? क्योंकि यह केवल सत्रांत समेटिव एग्जाम के प्राप्तांकों का लेखा जोखा है। क्योंकि पूरी साल के दौरान ये जो बच्चे ने टेस्ट दिए हैं, जो अचीवमेंट किए हैं उसको रखा जाता है। तो केवल समेटिव एग्जाम नहीं रखते हैं इसमें, क्योंकि इसमें केवल शिक्षक द्वारा जांचे गए गृहकार्य की कॉपियां जमा होती है। इसमें कॉपियों से संबंधित नहीं होता है, क्योंकि यह केवल प्रशासनिक निरीक्षण के समय दिखाने का एक औपचारिक दस्तावेज है। केवल इसलिए नहीं है क्योंकि निरीक्षण के समय जो ऑफिसर आते हैं वो इसको चेक करते हैं, लेकिन वो उसका उद्देश्य नहीं है कि हमें उनको दिखाना है, क्योंकि यह एक निश्चित समय अवधि में विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों को और क्रमिक विकास का संचयी बहुआयामी एवं प्रत्यक्ष साक्ष्य एविडेंस प्रस्तुत करता है।
बिल्कुल साथियों, जो फोर्थ ऑप्शन है वो पोर्टफोलियो के संबंध में बिल्कुल पॉजिटिव है और फोर्थ ऑप्शन ही हमारा ठीक है। आप इसकी जो व्याख्या है इसको भी पढ़ सकते हो। जब कोई पाठक किसी पाठ्य पुस्तक में से केवल किसी विशिष्ट तथ्य स्पेसिफिक फैक्ट इंफॉर्मेशन जैसे कोई विशेष वर्ष नाम या संख्या को खोजने के लिए तीव्र गति से दृष्टि दौड़ाता है तो इस पठन को उपकौशल को क्या कहा जाता है। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि अखबार में हाँ, आपको आपका रिजल्ट चेक करना, पूर्व में जो रिजल्ट आते थे वो अखबार में आते थे और आपका रोल नंबर आपको ढूंढना है। तो सिर्फ आप जो है आपके रोल नंबर को ही दिमाग में रख के उसको सरसरी तौर पर पढ़ोगे और इस प्रकार की जो पठन है जो एक प्रकार का कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन याद करने के लिए पढ़ा जाता है सरसरी तौर पर, स्कैनिंग कहलाता है। स्कैनिंग कहलाता है बिल्कुल साथियों। जो स्कैनिंग का ऑप्शन है वो हमारा ठीक है। स्कीमिंग का मतलब होता है कि उसका जो सार हमें पढ़ निकालना है, कोई पैराग्राफ है और उसका जो मूल अर्थ है वो निकालना है और जल्दी जल्दी पढ़ना है, वो स्कीमिंग हो गया। स्वस्वर सहस्वर वाचन अलाउड रीडिंग हो जाएगी। क्रिटिकल रीडिंग ये इनसे संबंधित नहीं है। तो साथियों स्कैनिंग जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है यहाँ पर। स्कैनिंग में पाठक पूरे पाठ को विस्तार से पढ़े बिना केवल अपने वांछित विशिष्ट तथ्य या सूचना को लोकेट करता है, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी या समय सारणी देखना। वही मुख्य विचार, ये आप इसको भी ध्यान रखोगे, जानने के लिए किया गया तीव्र पठन स्कीमिंग कहलाता है। तो मुख्य विचार को आप अगर आप जान रहे हो तो वो स्कीमिंग है और किसी एक डाटा को लेने के लिए आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो सरसरी तौर पर, वो स्कैनिंग स्कैनिंग हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक भाषा विकार विकास दृष्टिकोण के अनुसार छोटे बच्चों द्वारा स्वयं से की जाने वाली बातचीत अहम केंद्रित इगोसेंट्रिक का क्या तात्पर्य है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो जीन जीन पियाजे ने इसको इसको इगोसेंट्रिक बोला है और लेव वाइगोस्की ने इसे प्राइवेट स्पीच बोला है। लेव वाइगोस्की ने इसको ज्यादा तरजीह दी है, पॉजिटिव माना है और जीन पियाजे ने इसको ज्यादा तरजीह नहीं दी और ज्यादा निगेटिव भी नहीं बताया, बस इतना कहा है कि ये अहम केंद्रित जो इगोसेंट्रिक स्पीच बच्चों में होता है। बच्चे का सामाजिक रूप से अत्यंत परिपक्व होना और दूसरों के दृष्टिकोण को तुरंत समझ लेना, तो ये निगेटिव है। आप इगोसेंट्रिक जो स्पीच है, इगोसेंट्रिक जो कॉन्सेप्ट है उसको इस कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हो कि जब छोटा बच्चा होता है वो घर में टीवी देखता है, वो टीवी देखने के दौरान उसके पास जो रिमोट कंट्रोल होता है वो अपने से संबंधित जो सामग्री है उसी को चलाएगा, कार्टून चलाएगा और उसको दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मतलब नहीं होता उसको, और उसको लगता है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है वो सभी को अच्छा लग रहा है, यही ईगोसेंट्रिक है। बच्चे का केवल अपने ही दृष्टिकोण से संसार को देखना तथा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में अक्षम होना, बिल्कुल साथियों यही ईगोसेंट्रिक है कि अपने के दृष्टिकोण अपना जो स्वयं का दृष्टिकोण है उसी के अनुसार पूरे संसार को देखना है बच्चे को। दूसरों के दृष्टिकोण से इस उम्र में बच्चे को ज्यादा मतलब होता नहीं है। 0 से 2 साल की जो पहली स्टेज है उसमें ये होता है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसमें ये इगोसेंट्रिक होता है। आई थिंक दूसरी में होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जी 5 से 7 वाली में इसमें होता है इगोसेंट्रिक, इसमें नहीं होता साथियों। उच्च स्तरीय भाषाई निपुणता और मानसिक स्वायत्तता प्राप्त प्राप्त कर लेना, भाषा विकास में आने वाली स्थायी मानसिक विकृति, विकृति नहीं होती है सभी में होती है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है जो बात कर रहा है कि अपनी दृष्टि से संसार को देखना था, दूसरों की दृष्टि को समझने में अक्षम होना। भाषा शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत प्रमाणिक सामग्री ऑथेंटिक मटेरियल की सबसे सटीक परिभाषा क्या है। तो ऑथेंटिक मटेरियल क्या है कि हमारे आसपास जो जितनी जो सामग्री आती है जिसमें न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे क्या है, ये ऑथेंटिक मटेरियल है टीएलएम के। वह सामग्री जो केवल और केवल भाषा कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने के उद्देश्य से लिखी गई हो, केवल सरकारी बोर्ड द्वारा प्रकाशित मानक पाठ्य पुस्तकें,
कठिन, क्लिष्ट और अप्रचलित शास्त्रीय शब्दों से युक्त प्रमाणिक शब्दकोश। वास्तविक जीवन के सामाजिक संदर्भों से ली गई सामग्री। ये जो वास्तविक जीवन के सामाजिक संदर्भों से ली गई सामग्री है, वो क्या क्या है? समाचार पत्र है, मेन्यू कार्ड है, विज्ञापन है, यात्रा वृत्तांत है। ये सब क्या है? ये टीएलएम के ऑथेंटिक मटेरियल है। तो टीएलएम की ये ऑथेंटिक मटेरियल में आपको जो हमारे जो दैनिक जीवन में हम जो चीजें यूज करते हैं, जो हमारा दैनिक जीवन में जिनको फेस करते हैं भाषाई संबंधित, वो भाषाई संबंधित टीएलएम है साथियों। इसमें समाचार पत्र, मेन्यू कार्ड, विज्ञापन और यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर साथियों। कक्षा 7 की हिंदी शिक्षिका निबंध लेखन के दौरान विद्यार्थियों के समूहों में घूम घूम कर उनके दैनिक कार्य का निरंतर अवलोकन करती है, आवश्यकता अनुसार तत्परता से सुझाव प्रतिपुष्टि देती है और अपनी शिक्षण रणनीतियों में तत्काल बदलाव करती है। यह मूल्यांकन का कौन सा रूप है? तो साथियों, ये मूल्यांकन जो किया जा रहा है शिक्षिका के द्वारा, घूम घूम कर पहले तो वो स्कैफोल्डिंग कर रही है बच्चों की, जो अस्थायी सहायता दे रही है। इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग कर रही है और शिक्षण रणनीतियों में और क्या किसका अवलोकन कर रही है कि उसके द्वारा जो शिक्षण रणनीतियां अपनाई जा रही है वो कितनी कारगर है। अगर कारगर नहीं है तो उनमें बदलाव कर रही है। ये कब हो रहा है? ये ड्यूरिंग टीचिंग हो रहा है, ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस। और ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस जो असेसमेंट होगा, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग और लर्निंग। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन, सीखने, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन, ये ड्यूरिंग टीचिंग है। तो चूंकि शिक्षिका ड्यूरिंग टीचिंग कर रही है तो अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये जब शिक्षिका शिक्षण प्रक्रिया को संपूर्ण कर लेगी या सत्र के अंत में जिस जो मूल्यांकन किया जाएगा वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। और असेसमेंट एज लर्निंग जो है उस जो लर्नर के द्वारा स्वयं किया जाता है, उसने क्या सीखा है, वो असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। और असेसमेंट समेटिव असेसमेंट होता है सत्र के अंत में, जो वार्षिक परीक्षा होती है उसको हम समेटिव असेसमेंट की संज्ञा देते हैं, सत्रांत आंकलन होता है। साथियों, यहाँ जो हमारा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तीसरा ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। पठन बोध, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्कीमा सिद्धांत थ्योरी की मूल मान्यता क्या है? तो स्कीमा, ये जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है स्कीमा। और स्कीमा का मतलब है मानसिक चित्र। जो जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका एक मानसिक चित्र बना लेते हैं दिमाग में, वो ही स्कीमा है। स्कीमा थ्योरी की मूल मान्यता क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के संबंध में? पाठक नए पाठ के अर्थ का निर्माण अपने मस्तिष्क में पूर्व में संचित ज्ञान, अनुभवों और अवधारणात्मक ढांचों स्कीमाज को सक्रिय करके करता है। बिल्कुल साथियों, पॉजिटिव है ये कि जो पाठक है, पाठ के अर्थ का निर्माण मस्तिष्क में पूर्व में संचित ज्ञान जो है उसके आधार पर और वर्तमान अनुभव और अवधारणात्मक ढांचे जो स्कीमाज है उनको सक्रिय करके करता है। बिल्कुल पॉजिटिव है। तो और देख लेते, पाठ का अर्थ पूरी तरह से केवल मुद्रित अक्षरों में निहित होता है। पाठक का पूर्व ज्ञान अर्थ निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो पूर्व ज्ञान है पाठक का अर्थ निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। पठन केवल अक्षरों को पहचान कर तेज आवाज में बोल देने की एक यांत्रिक क्रिया है। तो पढ़ना केवल अक्षरों को पहचान कर तेज बोल देना ही पठन नहीं होता। ये जो बोधगम्य पठन होता है उसका मतलब है पढ़ते समय आपको जो पढ़ रहे हो उसका अर्थ भी ग्रहण होना चाहिए। तो ये भी गलत है। स्कीमा केवल व्याकरणिक सूत्रों को रटने में सहायक होता है। तो स्कीमा व्याकरणिक सूत्रों से संबंधित होता ही नहीं है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ये बिल्कुल ठीक सटीक बात कर रहा है इस संबंध में। ए ऑप्शन के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कम से कम कक्षा 5 तक, प्राथमिक रूप से कक्षा 8 तक शिक्षण के माध्यम के संदर्भ में क्या स्पष्ट संतुष्टि की गई? शिक्षण के माध्यम के बारे में पूछा है। हिंदी माध्यम होना चाहिए, इंग्लिश माध्यम होना चाहिए, इस संबंध में पूछा है कि एक से
5 मुख्यतः और 6 से 8 तक भी लगभग पूछा है कि इसकी शिक्षण का माध्यम होना क्या चाहिए। आरंभिक कक्षाओं में केवल अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य शिक्षण बनाया जाए। तो एनईपी 2020 है वो बात करती है नेटिव लैंग्वेज की, मदर टंग की, मदर लैंग्वेज की, लैंग्वेज फर्स्ट की, ये सारे सिनोनिम्स है। लैंग्वेज फर्स्ट ये सारे एक ही बातें, नेटिव लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, लैंग्वेज टंग। मतलब जो बच्चा अपने पारिवारिक परिवेश में जो भाषा ग्रहण कर रहा है, वो जो उसकी प्रथम भाषा है, पहली भाषा है, लैंग्वेज फर्स्ट है, वो उसी के माध्यम से बच्चे को उसी का सहयोग लेते हुए बच्चे को हमें 1 से 5 तक पढ़ाना है। संपूर्ण देश में केवल एक ही शास्त्रीय भाषा में संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा दी जाए। एक ही भाषा में जो बच्चे बच्चे ने बचपन में सीख ली मराठी भाषा, आप कह रहे हो अब 1 से 5 तक आएगा, इसको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, मराठी से कोई मतलब नहीं है, तो ये बिल्कुल निगेटिव, बच्चा जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा इस स्थिति में। जहां भी संभव हो शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा, स्थानीय भाषा, घर की भाषा होनी चाहिए। बिल्कुल एनईपी 2020 इसी की बात करता है कि बच्चे की जो स्थानीय भाषा है, मातृभाषा है, घर की भाषा है, उसी के माध्यम से बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया संपादित होनी चाहिए। कक्षा 1 में केवल विदेशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षण को अनिवार्य किया जाना चाहिए, तो ये भी नेगेटिव है साथियों। तो जो मातृभाषा, स्थानीय भाषा और घर की भाषा की बात कर रहा है वो पॉजिटिव ऑप्शन है हमारा। भाषा शिक्षण के संरचनावादी उपागम कनेक्टिविस्ट अप्रोच में एक भाषा शिक्षक की केंद्रीय भूमिका क्या मानी जाती है। तो ये रचनावादी जो उपागम है, कनेक्टिविस्ट अप्रोच है, इसकी बात की है जीन पियाजे ने। दो हमारे जो भाषाविद हैं, दो हमारे जो बाल मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे, जो सीटेट में इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं, जीन पियाजे एंड लेव वायगोत्स्की। इन्होंने बात की है कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, तो कंस्ट्रक्ट करता है, ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है, निर्माण करता है। तो इसको इनकी जो थ्योरी है इनको कनेक्टिविस्ट अप्रोच का है कि बच्चा, जीन पियाजे ने तो बच्चों को, छोटे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक का है, लेव वायगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण समाज में, अपने पीयर ग्रुप में, स्कूल में जाके सीखता है, बच्चों के आसपास रह के, समाज के आसपास रह के, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो दोनों की थ्योरी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, नाम थोड़े अलग है दोनों के। इन इसका तो ना, जीन पियाजे की थ्योरी का नाम कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम सोशियो कल्चर थ्योरी है। तो दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट है, इन्होंने माना है कि बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और यहाँ जो सवाल पूछा है शिक्षक की केंद्रीय भूमिका, जब बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है तो शिक्षक क्या करेगा कक्षा कक्षा, शिक्षक रहेगा फैसिलिटेटर, सुगम करता रहेगा शिक्षक, मतलब जो पर्यावरण है उसका निर्माण करेगा, सिर्फ निर्माण करना है, और बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। एक सुगमकर्ता, सुविधादाता, फैसिलिटेटर के रूप में समृद्ध भाषिक परिवेश सृजित करना जहां शिक्षार्थी स्वयं अर्थ का निर्माण कर सके। तो ये जो रचनावादी कक्षा कक्षा उसकी बिल्कुल, जिसमें उसमें शिक्षक के की क्या भूमिका है उससे संबंधित बिल्कुल सटीक है, और ऑप्शन की तरफ जाने की आवश्यकता ज्यादा है नहीं हमें। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। एक पाठक जब किसी बड़े निबंध, आलेख या कहानी को केवल उसका मुख्य केंद्रीय भाव, सामान्य सारांश और लेखक का मूल दृष्टिकोण जानने के लिए तीव्रता से पढ़ता है, तो इस पठन कौशल को क्या कहते हैं। तो इसकी पूर्व में बात हो चुकी है, स्कीमिंग है साथियों। जब हम किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं उसका केंद्रीय भाव जानने के लिए, सामान्य सारांश जानने के लिए, और वो पढ़ते कैसे, तीव्रता से पढ़ते हैं, तो वो स्कीमिंग हो जाएगा। और ये तीव्रता से पढ़ते समय किसी एक चीज को खोजना हो हमें, एक डाटा, एक नंबर, एक शब्द, ऐसा कुछ खोजना हो तो वो स्कैनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मूल भाव को जानने के लिए किया जा रहा है, तो स्कीमिंग है साथियों, स्कीमिंग। स्कीमिंग सरसरी तौर पर पठन, ये इसका हिंदी में विहंगावलोकन, आप हिंदी में भी याद कर सकते हो साथियों, क्योंकि हिंदी के ऑप्शन वो हिंदी में ही आएंगे, क्योंकि तो आप इनको हिंदी में भी देख लेंगे। सरसरी तौर पर पठन ये ऑप्शन आएगा आपके पास। तो स्कीमिंग जो है वो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। यहाँ पर भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स के अनुसार किसी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज को क्या कहते हैं। तो ये मोर्फीम है साथियों, मोर्फीम, एम से आप याद सकते हो मीनिंग,
फोनीम ये फोनेटिक से संबंधित ये उच्चारण की सबसे छोटी इकाई है। और सिंटैक्स होता है कि भाई जो वाक्य विन्यास है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की वाक्य कैसे बनेगा, ये सिंटैक्स है। और सिमेटिक से अर्थ विज्ञान है। तो साथियों हमें जो हमसे पूछा गया अर्थपूर्ण इकाई वो मोर्फीम है साथियों, रूपीम जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो साथियों ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी कार्डर एसपी कार्डर एसपी कॉर्डर के त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस सिद्धांत के अनुसार भाषा अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को का क्या शैक्षिक महत्व है। तो सीटेट में इस पूरे सीटेट में सिलेबस में जो बच्चे की त्रुटियां हैं, एरर्स हैं, गलतियां हैं, उनको आप पॉजिटिव तरीके से लोगे। और इनको पॉजिटिव इस तरीके से लोगे कि बच्चा गलतियां कर रहा है, गलतियों से शिक्षक को क्या पता चल रहा है कि बच्चा सीख किस प्रकार रहा है, सीखने की प्रक्रिया इसका पता चल रहा है कि बच्चा जो सीख रहा है वो किस प्रकार से सीख रहा है। जैसे बच्चे को मान लो आपने जोड़ दिया 5 8 2 7 और बच्चे ने जोड़ दिया 8 7 15 जोड़ दिया और 5 2 7 जोड़ दिया, तो आप बच्चे ने त्रुटि कर दी, तो बच्चे की त्रुटि कर दी, तो बच्चे की त्रुटि से आपको सीखना है कि बच्चा जो गलती कर रहा है वो क्या गलती कर रहा है और उसका निराकरण क्या करना है। ये नहीं कि बच्चे ने गलती कर दी तो आपको दंडित करना उसे और उसकी गलतियों को निगेटिव रूप से लेना, निगेटिव रूप से नहीं लेना। हमें जो गलतियां हैं वो सीखने की प्रक्रिया का अंदाजा देती है। त्रुटियां केवल विद्यार्थी की लापरवाही को दर्शाती है, गलत है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक अनिवार्य हिस्सा है जो ये दर्शाती है कि शिक्षार्थी नियमों की खोज कर रहा है। अंतर्भाषा इंटरलैंग्वेज बिल्कुल साथियों स्वाभाविक है, अनिवार्य हिस्सा है। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें त्रुटियां होना स्वाभाविक है। हम जब बड़े हो जाते हैं तब भी कुछ कार्य करते हैं तो हमसे भी त्रुटियां होती हैं। तो त्रुटियां जो सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, स्वाभाविक हिस्सा है, बिल्कुल साथियों। त्रुटियों से सिद्ध होता है कि शिक्षार्थी कभी भी मानक भाषा सीखने में सक्षम नहीं होगा, गलत है। त्रुटियों को तुरंत लाल स्याही से काटकर सही शब्द लिख देना चाहिए, बच्चे को सोचना नहीं पड़ता, ये भी गलत है। आप जो बच्चे की जो पुस्तक है या जो नोटबुक है उसको चेक करते हो, उस समय लाल स्याही से गोला लगाते हो, ये पुराने व्यवहारवादियों का है। अब ये भी नहीं करना है हमें। तो दूसरा ऑप्शन जो त्रुटियों के बारे में बिल्कुल सटीक व्याख्या कर रहा है वो हमारा ठीक है। बीएफ स्किनर ये व्यवहारवादी है कि मौखिक व्यवहार वर्बल बिहेवियर सिद्धांत के अनुसार बच्चे भाषा किस प्रकार सीखते हैं। तो बीएफ स्किनर ने क्या कहा है कि बच्चे अनुकूलन के अनुकरण के माध्यम से इमिटेशन नकल, आप इसको नकल भी बोल सकते हो, कि जैसे उसके जो परिवार में जो बड़े हैं जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं उसी प्रकार से बच्चे की भाषा का विकास हो जाता है। और इसके लिए री इन्फोर्समेंट की भी बात की है स्किनर साहब ने, मतलब पुनर्बलन की बात की है। जब बच्चा कुछ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसे आप इनाम दो, ये पुनर्बलन हो जाएगा। इस प्रकार की बात की है बीएफ स्किनर। जन्मजात अंतर्निहित जैविक तंत्र ये नोम चोम्स्की का है। नोम चोम्स्की इनकी बात करेंगे। केवल सामाजिक अंत्यक्रिया और पाड़ स्कैफोल्डिंग ये लेव वाइगोत्स्की का है। अनुकरण सहचर पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट कंडीशनिंग के माध्यम बिल्कुल स्किनर का है। ये व्यवहारवादियों का था और व्यवहारवादी स्किनर है। बिना किसी पर्यावरण उद्दीपन और स्वतः अंतर ये ठीक है, गलत है। तो हमारा स्किनर के संबंध में पूछा है तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कमिंस द्वारा प्रतिपादित भाषाई दक्षता सिद्धांत के अनुसार CALP कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक आइसबर्ग होता है, वो नीचे तो बहुत ज्यादा होता है, ऊपर जो है उसको जो दिख रहा है हमें वो बहुत कम होता है। तो जो बहुत कम दिख रहा है ये CALP है। और ये जो है ये बच्चे ने सीखा है। और CALP का मतलब ये है कि बच्चे ने जो सीखा है वो तो बहुत सारा है, लेकिन जब उसको बोलने के अवसर प्राप्त होंगे, भाषाई बोलने के अवसर, तो उनको वो दिखाता बहुत कम है, बहुत कम उनको प्रदर्शित कर पाता है। तो ये CALP है, कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। दैनिक जीवन के सामाजिक संदर्भों में प्रयुक्त होने वाली अनौपचारिक आम बोलचाल की भाषा। मित्रों के साथ खेल के मैदान में बातचीत करने की सहज क्षमता। बिना अर्थ समझे तेज गति से मुद्दे
पाठ का उच्चारण करने की क्षमता, अमूर्त, विश्लेषणात्मक, जटिल तथा उच्च स्तरीय अकादमिक अवधारणाओं को समझने और व्यक्त करने की संज्ञानात्मक भाषाई दक्षता। तो व्यक्त करने की संज्ञानात्मक भाषाई दक्षता की बात की है कि बच्चा कितनी अपनी जो दक्षता है उसको व्यक्त कर पा रहा है, यही CALP है, कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, कम्युनिटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT उपागम का प्राथमिक और केंद्रीय लक्ष्य क्या है? शिक्षार्थियों की वास्तविक जीवन की विविध सामाजिक परिस्थितियों में अर्थपूर्ण संप्रेषण, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की दक्षता विकसित करना। बिल्कुल साथियों, जीवन की विविध सामाजिक परिस्थितियों में, तो ये कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की बात कर रहा है। तो ये जहां भी कॉन्टेक्चुअल संदर्भ की बात आएगी हमारा पॉजिटिव रहेगा। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और यहाँ रटने की बात है, ये बिल्कुल गलत है। गद्यांशों को मातृभाषा में शब्द से अनुवाद करना है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को मूक श्रोता, पैसिव लर्नर है। पैसिव लर्नर ये व्यवहारवादियों की जो कक्षा है, जहाँ एक टीचर जो है भाषण, जो अपना जो लेक्चर वो डिलीवर कर रहा है और बच्चे पैसिवली उसको सुन रहे हैं, तो ये उसकी बात कर रहा है। और जो हमारा जो रचनात्मक दृष्टिकोण है उसके अनुसार बच्चे एक्टिव रहने चाहिए, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। उच्च स्तरीय उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 की बात है। पर हिंदी कक्षा में कविता शिक्षण, पोइट्री टीचिंग का सबसे प्रमुख और अनिवार्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कविता शिक्षण का उद्देश्य पूछा है, क्या होना चाहिए? तो कविता शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कविता में आए सभी अप्रचलित शब्दों को अर्थ याद करवाना, छंद अलंकार और तकनीकी परिभाषाएं रटाना। रटने की बात आ गई, निगेटिव हो जाती। कविता के माध्यम से केवल नैतिक उपदेश देना और परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तर तैयार करना। शिक्षार्थियों में रसानुभूति, सौंदर्य बोध, कल्पनाशीलता, भाषा के लयात्मक संगीतात्मक पक्ष की सराहना का विकास करना। बिल्कुल साथियों, जो ऑप्शन तीसरा है वो बात कर रहा है बच्चों में दक्षता निर्माण की, और वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है। हूबहू अनुवाद करा रहा है, ये भी निगेटिव। तो तीसरे ऑप्शन के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा लैंग्वेज क्लास में बहुसंवेदी उपागम मल्टी सेंसरी अप्रोच के उपयोग का मुख्य शैक्षणिक लाभ क्या है? तो मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसके जितने भी सेंसेस है, आंख है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ये सब जो है उस शिक्षण प्रक्रिया में इंक्लूड होने चाहिए। जैसे मान लो आप सिर्फ टीचर हो और जो लेक्चर है वो डिलीवर कर रहे हो, तो बच्चे के जो है जो कान है, सुनने सुनने की जो प्रक्रिया है वो एक्टिव है। और अगर आप उस समय कुछ बच्चे को दिखा भी रहे हो, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख के भी बता रहे हो, तो कान और आंख दोनों एक्टिव होगी। और उनको बोलने का भी अवसर दे रहे हो तो जीभ भी एक्टिव होगी। और उनको कुछ छू के दिखा रहे हो तो त्वचा भी एक्टिव। तो ये मल्टी सेंसरी अप्रोच हो जाएगी। तो इसका शैक्षणिक लाभ क्या है? यह केवल उच्च बौद्धिक स्तर वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। सबके लिए है ये, उच्च बौद्धिक स्तर वालों के लिए नहीं है। ये दृश्य, विजुअल, स्वर्ण, ऑडिटरी, गतिज काइनेस्थेटिक और स्पर्श टैक्टाइल संवेदी चैनलों का समन्वय कर भाषाई अधिगम को स्थायी बनाता है। बिल्कुल साथियों, इस प्रकार से अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो उनका अधिगम जो है वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, स्थायी अधिगम हो जाएगा, अगर आप मल्टी सेंसरी अप्रोच से पढ़ाते हैं तो। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव है। शिक्षण प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल और समय साध्य बनाकर पाठ्यक्रम में देरी करता है। इसका प्रयोग केवल गणित और विज्ञान विषयों तक सीमित है। आप सभी विषय में मल्टी सेंसरी अप्रोच अपना सकते हैं। और ये मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है वो जितने भी भाषा जो सीखने संबंधी विकार थे, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, इनमें ज्यादा प्रयोग होता है। इनको अगर आपका सवाल आता है कि इनको कैसे पढ़ाएंगे, तो उसमें मल्टी सेंसरी अप्रोच का हमें यूज करना है। हिंदी व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि का अनुसरण करते समय शिक्षण का सही शैक्षणिक क्रम क्या होना चाहिए? तो आगमन विधि में हम बच्चे को पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उदाहरणों के माध्यम से बच्चा उस कॉन्सेप्ट का सामान्यीकरण करता है। सामान्यीकरण
करण मतलब नियम बनाता है। सामान्यकरण का मतलब क्या होगा? नियम बनाता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करके अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपकी हो जाएगी आगमन विधि, और पहले आपने नियम बता दिया उसके बाद आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो तो वो निगमन विधि हो जाएगी। आगमन विधि जो है सामान्य से सामान्यकरण की तरफ देखते हैं, कौन सा? अमूर्त से मूर्त की ओर, तथा पहले नियम बता दिए तो निगमन विधि हो जाएगी। अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो अज्ञात से ज्ञात, ये तो वैज्ञानिक विधि है नहीं, अज्ञात से ज्ञात की ओर ऐसा कुछ होता नहीं। तथा परिभाषा से शुरू कर सीधे कठिन प्रश्नों को की ओर बढ़ना। सामान्य से विशिष्ट, सामान्य का मतलब होता है नियम और विशिष्ट का मतलब होता है उदाहरण, तो ये निगमन विधि है। ये निगमन विधि की बात कर रहा है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, बिल्कुल साथियों, विशिष्ट का मतलब होता है उदाहरण यहाँ पर, और सामान्यकरण का मतलब होता है नियम बनाना। नियम बनाना, तो विशिष्ट से सामान्य, चौथा ऑप्शन जो है मूर्त उदाहरणों का विश्लेषण कराकर सामान्य नियम निकलवाना, ज्ञात से अज्ञात, बिल्कुल साथियों चौथा ऑप्शन आगमन विधि की बात कर रहा है, बिल्कुल सटीक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा कौशलों, मौखिक अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मक लेखन के निष्पक्ष आकलन हेतु रूब्रिक्स का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये कक्षा के विशिष्ट मानदंडों, क्राइटेरिया और गुणोत्तर स्तरों का स्पष्ट वस्तुनिष्ठ है। ये पारदर्शी ढांचा प्रदान करता है। ये शिक्षक को बिना किसी पूर्व निर्धारित पैमाने के अपनी व्यक्तिगत पसंद से अंक देने की छूट देता है। ये केवल वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच तक ही सीमित रहता है। यह आकलन प्रक्रिया को गोपनीय रखकर छात्रों को उनके कमजोर पक्ष छिपाता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है, ये आकलन के विशिष्ट मानदंडों और गुणवत्ता स्तरों का स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढांचा प्रदान करता है। ये रूब्रिक्स के संबंध में पॉजिटिव है साथियों। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। 29th ऑप्शन है, क्वेश्चन है साथियों, और ये क्वेश्चन जो है मौन पठन सस्वर वाचन के संबंध में है। ये इस सेशन में कुल 30 प्रश्न रहेंगे। ये 29th प्रश्न है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं साथियों, जो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा हिंदी शिक्षण के संबंध में, हिंदी पेडागोजी के संबंध में, और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आप लगातार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक अपने ऐसे मित्र के साथ जरूर शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहा है। और इन 30 सवालों में आपका स्कोर कितना रहा निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताएं, और किसी सवाल में किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कक्षा शिक्षण में मौन पठन साइलेंट रीडिंग के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त एवं मनोवैज्ञानिक है? तो मौन पठन करते समय हम अर्थ ग्रहण जो की प्रक्रिया है वो ज्यादा करते हैं। मतलब आप शांत पढ़ रहे हो, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, तो उस समय आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग है वो ज्यादा होती है। मौन पठन केवल शारीरिक विश्राम के लिए होता है, इसका पाठ के अर्थबोध से कोई संबंध नहीं है। तो निगेटिव तो अर्थ सारा तो मौन पठन का मतलब ही अर्थबोध से होता है। प्राथमिक कक्षा के पहले दिन से ही सस्वर पठन बंद कराकर केवल मौन पठन कराया जाना चाहिए। तो बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं है तो मौन पठन कैसे करेगा? पहले सस्वर पठन कराना पड़ता है हमें। मौन पठन से पठन की गति में वृद्धि होती है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, और गहन अर्थ निर्माण डीप कॉम्प्रिहेंशन क्षमता विकसित होती है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसकी बिल्कुल सटीक बात कर रहा है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जो ध्वनि उच्चारण करने में असमर्थ है, तो ऐसा भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों यहाँ पर। और आप सभी के सामने अंतिम क्वेश्चन है, ये 30वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के समग्र भाषा उपागम होल लैंग्वेज अप्रोच की बुनियादी और सर्व प्रमुख मान्यता क्या है? तो होल टीचिंग लैंग्वेज अप्रोच का मतलब ये है कि जब आप बच्चे को पढ़ाओगे तो उसकी जो सूक्ष्म त्रुटियां हैं उनको इग्नोर करना, हमें त्रुटियों को इग्नोर करना है, और जो होल लैंग्वेज अप्रोच को अपनाना है कि बच्चे को हमें लैंग्वेज सिखानी है छोटी मोटी त्रुटियों को इग्नोर करते हुए। भाषा को सदैव अलग पृथक ध्वनि और वर्णों के कठोर यांत्रिक ड्रिल, गलत हो गई, यांत्रिक ड्रिल अभ्यास ये बिल्कुल निगेटिव होता है। भाषा का एक अखंड अर्थपूर्ण समग्रता और इसे प्रमाणिक संदर्भों, कहानियों, समग्र पाठ के रूप में स्वाभाविक रूप से सिखाया जाता है। बिल्कुल साथियों, केवल व्याकरण के अमूर्त नियमों की पुस्तिका की भाषा शिक्षण का एकमात्र प्रमाणिक आधार है। विद्यार्थियों केवल मानक भाषा का रट्टा लगवाना बिल्कुल नहीं। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, और दूसरे ऑप्शन के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है साथियों। ये अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और एक ऐसे मित्र के साथ ज़रूर शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहा है, और कि आपका इन 30 सवालों में कितना स्कोर रहा, कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से आप बताएँगे। और आशा करते हैं आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ सीटेट को क्लियर करोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।